हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ऑन चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नई पोयम ओड टू द वेस्ट विंड, जिसको लिखने वाले पोइट हैं हमारे पर्सी बायशी शैली। पर्सी बायशी शैली, जिनका जन्म हुआ था 1792 में और जिनकी डेथ हुई थी 1822 के अंदर। और हम सभी जानते हैं इस दरमियान हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पीरियड चलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रोमांटिक पीरियड से नाम से जानते हैं। तो ही वॉज एन इंग्लिश पोइट और एक रोमांटिक पोइट थे। रोमांटिक पीरियड हमारी इंग्लिश लिटरेचर में 1798 से लेकर के 1832 तक का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड रोमांटिक पीरियड इन आवर लिटरेचर। तो ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, पर्सी बायशी शैली। पर्सी बायशी शैली की बात करें तो पर्सी बायशी शैली ने ये पोयम जो लिखी थी, इट वाज रिटन इन 1819 में ये पोयम लिखी थी। ये पोयम एक्चुअली में क्या है? एक ओड है। ओड क्या होती है? देखो इसके टाइटल में आपको ओड दिखाई दे रहा है। ओड क्या होती है? ओड पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ है। तो ओड आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए कि किसी के प्रेज में, किसी के ऑनर में, किसी के सम्मान में जो लिखी जाती है उसको हम ओड कहते हैं। तो ओड इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री। पोइट्री लिखने का एक प्रकार होता है, कविता लिखने का एक प्रकार होता है। और ऐसी कविता जो किसी को एड्रेस करके उसके ऑनर में, उसके प्रेज में लिखी जाती है, उसको हम ओड कहते हैं। तो यहाँ पे इसके टाइटल से सीधा सीधा सिद्ध हो रहा है कि द पोइट पर्सी बायशी शैली इज राइटिंग दिस पोएम इन प्रेज ऑफ द वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के प्रेज के लिए पर्सी बायशी शैली इस पोएम को लिख रहे हैं। एंड इट वाज रिटन ड्यूरिंग द ईयर 1819। 1819 में क्या हुआ था? पर्सी बायशी शैली वाज ऑन ए विजिट ऑफ इटली। इटली की वो विजिट पर थे। तो वो फ्लोरेंस सिटी में गए और फ्लोरेंस सिटी के निकट अर्नोवुड थे। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है, ये पोएम कहाँ पे लिखी गई थी? तो इट वाज नॉट रिटन इन इंग्लैंड। ही वाज ऑन ए विजिट टू द इटली, और इटली में फ्लोरेंस के निकट जो एर्नोवुड थे, उन एर्नोवुड के नज़दीक इन्होंने अपनी इस पोएम को लिखा है। अब इस ओड टू द वेस्ट विंड की स्ट्रक्चर की अगर बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका। आप देखोगे तो पूरी की पूरी जो कविता है, दैट इज ऑफ 70 लाइन, 70 लाइन की ये कविता है। दैट 70 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। ठीक है, 5 सेक्शन के अंदर ये कविता बटी हुई है, जिसको आप कैंटोज कह सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है आपको, टर्जा रिमा में लिखी हुई है। टर्जा रिमा में लिखी हुई है। ईच सेक्शन, यानी कि अब देखो 5 सेक्शन में हो गया, यानी 14 लाइन का आपके पास क्या हो गया? एक स्टेंजा हो गया। ठीक है, 14 लाइन का एक स्टेंजा हो गया। और 14 लाइन का वो हर स्टेंजा किस तरीके से डिवाइड है? उसमें 4 टरसेट मिलेंगे। टरसेट यानी 3 लाइन का स्टेंजा। 4 टरसेट मिलेंगे, 3-3 लाइनों के। आपको 4 पद मिलेंगे और एक आपको क्या मिलेगा? कपलेट मिलेगा। और उन सभी 5 के 5 स्टेंजास की, उन सभी 5 के 5 कैंटोज की राइम स्कीम फिक्स है। ए, BCB, CDC, DED। और कपलेट की आपको राइमिंग स्कीम मिलेगी EE। तो आप कह सकते हो कि 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में प्रत्येक जो पद है, दैट इज कॉल्ड कैंटो। उस कैंटो को किसमें? 14 लाइनों का एक कैंटो है। और 14 लाइनों को 4 टरसेट और किसमें बांटा गया है? एक कपलेट के अंदर। यानी 12 लाइनों को तो टरसेट में, यानी 3-3 लाइन के आपको क्या मिलेंगे? 4 स्टेंजा मिलेंगे और एक कपलेट मिलेगा, यानी 2 लाइन का एक स्टेंजा मिलेगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो है किसने बनाया है? PB शैली ने बनाया है। ठीक है, तो 5 कैंटोज हैं, 70 लाइनों की कविता है। प्रत्येक जो कैंटो है वो 4 टरसेट और एक कपलेट के अंदर डिजाइन किया हुआ है। उसके राइमिंग स्कीम ABA, BCB, CDC, DED। और कपलेट की राइमिंग स्कीम है EE। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब चलते हैं इनकी पोएम के अंदर। तो देखो, मैंने ये कहा था आपको कि जो ओड होती है, क्योंकि ये एक ओड है। ओड इज रिटन इन प्रेज ऑफ समवन। किसी के प्रेज में लिखी जाती है, किसी के ऑनर में लिखी जाती है, किसी के सम्मान में लिखी जाती है, और किसी की क्वालिटी का बखान करने के लिए लिखी जाती है। तो यहाँ पे ये ओड जो है किसको एड्रेस की गई है? ये वेस्ट विंड को एड्रेस की गई है। वेस्ट विंड का एड्रेस की गई है। वेस्ट विंड को क्या कहा गया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, और मैं डिटेलिंग में आपको इसके बारे में पोएम के साथ साथ समझाऊंगा। अब वो बोलते हैं, देखो, वेस्ट विंड को कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। अब देखो, वाइल्ड शब्द जो होता है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, अनसिविलाइज्ड। और वाइल्ड, अनसिविलाइज्ड, ये जंगली क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइल्ड जो जानवर होते हैं उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो वाइल्ड का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया? अनकंट्रोलेबल हो गया। उन्होंने वेस्ट विंड को क्या कहा? अनकंट्रोलेबल कहा। वेस्ट विंड, वेस्ट विंड यानी पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा।
पश्चिमी दिशा से एक विंड चलती है, दाउ ब्रेथ ऑफ द ऑटम बीइंग, तुम किसकी सांसें हो? तुम ऑटम की सांसें हो। यानी वेस्ट विंड जो होती है, इट बिगिंस टू ब्लो इन द मंथ ऑफ ऑटम। ऑटम एक सीजन है और उस ऑटम के सीजन के अंदर ही चलती है। देखो ऑटम का सीजन जनरली हमारे, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात करें और ब्रिटेन के समंदर में या यूरोप के समंदर में हम बात करें, तो जनरली जो अपना सीजन होता है सितंबर अक्टूबर नवंबर के आसपास, ऑटम यानी पतझड़। तो वो एक ऐसा सीजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं, चारों तरफ आपको ड्राइनेस दिखाई देती है, और यही वो मंथ होता है जिसमें वेस्ट विंड चलना शुरू करती है, जिसमें वेस्ट विंड ब्लो करना शुरू करती है, तेज हवा चलती है और बहुत तेज हवा चलती है। इसीलिए पोइट बात कर रहा है कि इससे वेस्ट विंड से बात कर रहा है, और उसको क्या कह रहा है, ओ वेस्ट विंड, अरे अनकंट्रोलेबल वेस्ट विंड, तुम्हें चेक करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी स्पीड को चेक करने वाला कोई नहीं है, तुम ऑटम की सांस से हो, यानी तुम ऑटम के मंथ के दौरान चलती हो, दाऊ, और तुम जब आती हो, दाऊ यानी योर, तुम्हारी हुज अनसीन प्रेजेंस, क्योंकि हवा को देख नहीं सकते, विंड को देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हारी प्रेजेंस अनसीन है, लेकिन जैसे ही तुम आती हो, द लीव्स डेड आर ड्रिवन, पेड़ पौधे अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं, और वो पत्तियां कहाँ पे पड़ जाती है, जमीन के ऊपर पड़ जाती है, सूखी पत्तियां। और उन सूखी पत्तियों को जैसे ही वेस्ट विंड चलना शुरू करती है, तो दे आर ड्रिवन बाय द, दे आर कैरिड बाय द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड उन्हें अपने साथ ले जाती है, और वो पत्तियां जमीन से गायब हो जाती है, वेस्ट विंड के साथ बहती हुई चली जाती है। किस तरीके से? सिमली, लाइक घोस्ट फ्रॉम द एनचांटर फ्लिंग, जिस तरीके से एनचांटर यानी मैजिशियन यानी तांत्रिक को देख करके घोस्ट यानी भूत भाग जाते हैं ना, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस यानी तुम दिखाई तो देती नहीं हो, लेकिन तुम जब चलती हो ना, तो ठीक तुम्हारे चलने के साथ ही क्या होता है, पेड़ पौधों ने जो पत्तियां गिराई थी, वो पत्तियां तुम्हारे साथ उस तरीके से चली जाती है जिस तरीके से कोई मैजिशियन कोई तांत्रिक को देख करके भूत भाग जाता है। अब वो पत्तियां कैसी है, येलो, ठीक है, अलग अलग पेड़ होते हैं, अलग अलग पेड़ों की अलग अलग टाइप की पत्तियां होती है, अलग अलग कलर की पत्तियां होती है। कुछ पत्तियां येलो होती है, कुछ पत्तियां ब्लैक होती है, कुछ पेल यानी पीली सी होती है, कुछ हैक्टिक रेड यानी एक्सट्रीम रेड बिल्कुल लाल कलर की होती है, कुछ पेस्टिलेंस स्ट्रीकन मल्टीट्यूड। और उन पत्तियों को देख के लगता है कि कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है ना, कोई येलो है। उन पत्तियों को देखकर ये लगता है कि मानो मल्टीट्यूड यानी लाखों की संख्या में किसी पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस यानी लाखों की संख्या में उन पत्तियों को किसी एपिडेमिक, पेस्टिलेंस यानी एपिडेमिक महामारी ने घेर लिया हो, यानी वो किसी महामारी से पीड़ित हो गई हो। तो वो पत्तियां जो थी ना, काली, पीली, लाल, ब्लैक, वो पत्तियां ऐसी लगती है कि मानो इन पे कोई एपिडेमिक, कोई महामारी लग गई हो, और जिसके कारण से इनको पेड़ ने अपने पर से छोड़ दिया हो। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। ओ दाऊ हु चेरी टेस्ट टू देयर डार्क विंटरी बैड द विंड सीड्स, तो ऐसा नहीं है कि तुम अकेली पत्तियों को लेकर के जाती हो। हु चैरियटेस, चैरियट पता ही है हम सबको, रथ होता है। रथ का काम क्या होता है, एक पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना, यानी कैरी करके ले जाना। तो ओ दाऊ, अरे वेस्ट विंड, हु कैरीज, तो चैरियट का अर्थ हम किससे लगाएंगे, कैरी, जो अपने साथ ले जाती है। अपने साथ तुम किसको ले जाती हो, देयर डार्क विंटरी बेड द विंज्ड सीड्स, बीज को ले जाती हो। ठीक है, ऐसा नहीं है तुम पत्तियों को ले जाती हो। पेड़ जो होते हैं अपने साथ, पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों की ब्रांच पे से उनके बीज भी जो होते हैं वो जमीन पर गिरते हैं, और जब वेस्ट विंड चलती है तो वो बीजों को भी उड़ा करके ले जाती है, तो ऐसा लगता है मानो बीज के भी पंख लगे हुए हैं। विंज, विंड यानी पंख। ठीक है, तो बीज के साथ में एडजेक्टिव यूज किया, एक्चुअली में बीज के पंख होते नहीं है, लेकिन वेस्ट विंड उनको उड़ा करके अपने साथ ले जाती है। और कहाँ पे ले जाती है, डार्क विंट्री बेड, अंधेरे, शीत बिस्तर पे, अंधेरे ठंडे बिस्तर पे उनको लेकर के चली जाती है। क्यों? क्योंकि ऑटम के बाद फिर क्या आएगा, विंटर आएगी। ठीक है, और उस पूरी विंटर के दौरान वो बीज क्या करेंगे, वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो, वो ठंडे और बिल्कुल जमीन के नीचे पड़े रहते हैं। ईच, हर बीज किस तरीके से पड़ा रहता है, लाइक ए कॉप्स, कॉप्स यानी मृत बॉडी की तरह, डेड बॉडी की तरह, विथ इट्स ग्रेव, जिस प्रकार से कोई डेड बॉडी अपनी कब्र में पड़ी रहती है, ठीक इसी प्रकार से वो बीज जो था धरती के नीचे लेटा रहता है। कब? पूरी सर्दी के दौरान। तो वेस्ट विंड ऑटम में अपने साथ उस बीज को लेकर के गई, वेस्ट विंड दूर तक उस बीज को लेकर के गई, बहा करके ले गई अपने साथ, और उसको डाल दिया, है ना, एक जगह पर रख दिया, और धीरे धीरे उसके ऊपर क्या था, मिट्टी की परत चढ़ती गई, और वो बीज जो था वो जमीन के नीचे चला गया। तो ऐसा लगा कि मानो किसी मृत शरीर को उसकी कब्र में दफना दिया गया हो। ठीक इसी तरीके से वो बीज पूरी सर्दी के दौरान जमीन के पड़े नीचे पड़े रहते हैं, नहीं कोई अंकुरन नहीं होता, जमीन के नीचे बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडे पड़े रहते हैं, जैसे एक डेड बॉडी हो। अनटिल, और कब तक पड़े रहते हैं,
अंटिल यानी जब तक। दाइन एज योर सिस्टर यानी ब्लू सिस्टर, तुम्हारी नीली बहन यानी कौन सी? स्प्रिंग। तुम्हारी नीली बहन स्प्रिंग नहीं आ जाती। देखो, ऑटम आया, ऑटम के बाद विंटर आया, और विंटर के बाद फिर स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी बसंत का मौसम आता है, और बसंत का मौसम आता है तो क्या होता है? आकाश खिलता है। आकाश के अंदर आपको नीले बादल, सॉरी, नीला आसमान दिखाई देगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? स्प्रिंग को एज्योर सिस्टर कहा गया है। कि वो बीज धरती के नीचे तब तक पड़े रहते हैं जब तक तुम्हारी ये नीली बहन बसंत नहीं आ जाती। और जैसे ही ये बसंत आ जाती है तो वो बसंत क्या करती है? हर क्लेरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस सोई हुई धरती पर, जो अभी शीत ऋतु के दौरान जो सोई हुई धरती थी, विंटर के दौरान जो सोई हुई धरती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये धरती सपने ले रही हो। उस धरती को, सोई हुई धरती को वो जगाती है। ब्लो ब्लो यानी बजाना, क्लेरियन क्लेरियन यानी तुरही को बजाना। देखो, पुराने जमाने में एक वाद्य यंत्र होता था इस तरीके का, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेरियन कहते हैं। ठीक है। अब इस वाद्य यंत्र का क्या काम होता था कि युद्ध से पहले इसको बजाया जाता था, और इसका मतलब होता था कि अब तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, सभी सैनिक बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्योंकि इट इज नाउ टाइम टू द अटैक। तो ये आती है कौन? जब स्प्रिंग आती है तो अपनी तुरही को बजाती है। तुरही को बजाती है तो ऐसा लगता है कि मानो उसने ये बजा करके क्या कर दिया है? सोई हुई धरती को, जो विंटर के दौरान सोई हुई थी धरती को जगा दिया है। एंड फिल, और पूरी धरती को भर देती है किससे? विथ लिविंग ह्यूज, बिल्कुल जीवंत कलर, और ऑर्डर्स। ऑर्डर्स यदि सुगंध वाले पुष्पों से, सुगंध वाले फ्लावर से, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो हिल हो। तो हम सबको पता है कि बसंत का जब मौसम आता है तो चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो, सारे के सारे पहाड़ और मैदान, पूरी की पूरी धरती पर अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू वाले जो फूल होते हैं वो चारों तरफ ब्लूम होते हैं, चारों तरफ खिलते हैं। और फिर इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे, ड्राइविंग द स्वीट बर्ड्स लाइक द फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर। और ये क्या करती है? ये फ्लॉक्स, फ्लॉक्स यानी झुंड के झुंड, बर्ड्स यानी इसमें कलियां खिलती है, और इसकी हवा में वो लहलहाती है। तो बसंत ऋतु की बात बताइए कि बसंत ऋतु जब आती है ना, तो वो बीज जो थे जिनको वेस्ट विंड कैरी करके ले गई थी और धरती के नीचे उनको दफन कर दिया था, वो बीज जो हैं कब खिलते हैं? स्प्रिंग के सीजन में खिलते हैं। स्प्रिंग उनको जगाती है, स्प्रिंग उनको एक्साइट करती है, और पूरी की पूरी धरती और मैदान जो होते हैं वो अलग अलग कलर के फूलों से और अलग अलग सुगंध वाले खुशबूदार फूलों से पूरी धरती जो होती है फिल हो जाती है, भर जाती है। वाइल्ड स्पिरिट, अरे ओ वेस्ट विंड, तुम तो कैसी हो? वाइल्ड हो, अनकंट्रोलेबल हो, जो कहाँ चल रही हो? विच आर मूविंग एवरीवेयर, तुम तो चारों तरफ चल रही हो। डेस्ट्रॉयर एंड प्रेजर्वर, हियर ओ हियर, तुम डेस्ट्रॉयर भी हो, तुम प्रेजर्वर भी हो। वेस्ट विंड, तुम डेस्ट्रॉयर भी हो, क्योंकि अब तुमने क्या करा? पत्तियों को डिस्ट्रॉय करा, अपने साथ उठा करके ले गई, लेकिन उसके साथ ही तुमने बीजों को प्रिजर्व किया। और जब बसंत आई, वो बीज जो थे प्रस्फुटित हो गए, वो बीज जो थे ब्लूम्स हो गए, और उनमें से कलियां निकल आई, और सारा मैदान, वो सारी पहाड़ियां सुंदर कलियों से, सुंदर फ्लावर से भर गई। ऐसी वेस्ट विंड ओ हियर, मेरी बात को सुनो। तो मेरी मेरी बात को सुनो, यानी वेस्ट विंड को अपनी बात सुनाना चाहता है। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोयम। ये पहला स्टेंजा था जिसके अंदर क्या बताया गया है? द पावर ऑफ वेस्ट विंड अपॉन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे, धरती पर वेस्ट विंड क्या करती है उसके बारे में, उसके प्रभाव के बारे में बात करी है। ठीक है, ध्यान रखना। दिस फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट द पावर ऑफ वेस्ट विंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। धरती के ऊपर वेस्ट विंड क्या करती है उसके बारे में बात करी है। फिर चलते हैं हम सेकंड स्टेंजा में। सेकंड स्टेंजा में अब बात करेगा वेस्ट विंड स्काई, आकाश में क्या करती है। धरती में फर्स्ट स्टेंजा की मैं बता दिया उन्होंने। अब वेस्ट विंड आकाश में क्या करती है उनके बारे में बात करते हैं। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, फर्स्ट वेस्ट विंड के बारे में कहता है कि तुम हुज स्ट्रीम, तुम जब चलती हो, ठीक है, स्ट्रीम यानी झरना होता है, झरना क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है। तो तुम भी क्या करती हो? आकाश में स्पॉन्टेनियसली फ्लो करती हो। मिड इन द टाइप स्काई इज कमोशन, कमोशन इन मूवमेंट, सीवियर टुमुल्ट जो होता है ना। तो वेस्ट विंड, तुम भी क्या करते हो? स्विफ्टली क्या करती हो? फ्लो करती हो। कहाँ पे? आकाश में। और जब तुम स्विफ्टली फ्लो करती हो, बड़ी तेज गति से आकाश के अंदर बहती हो, तो मिड द स्टीप स्काई यानी डीप स्काई में कमोशन यानी मूवमेंट्स होते हैं, यानी आकाश में भी बड़ी हलचल होती है। ऐसा नहीं है कि धरती पर ही तुम सब कुछ करती हो, तुम आकाश में भी बहुत बड़ी हलचल कर देती हो। लूज क्लाउड्स लाइक द अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, और ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तुम धरती के ऊपर क्या करती हो? डिकेइंग लीव्स, मरी हुई पत्तियों को, टूटी हुई पत्तियों को तुम अपने साथ बहा करके ले जाती हो,
और जिस प्रकार से वो इधर उधर पूरी धरती पर बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार से आकाश में क्या होते हैं, क्लाउड्स यानी बादलों के टुकड़े पूरे आकाश के ऊपर बिखर जाते हैं। और ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बफ्स ऑफ द हेवन एंड ओशियन, कि ये बादलों के टुकड़े कहाँ से निकले हैं, कि एक हेवन यानी आकाश और ओशियन, ओशियन यानी समुद्र, एक दोनों का पेड़ था, ठीक है। और ये आकाश है, ये समुद्र है, इनको आप मान लो कि इनका ट्री है और आपस के अंदर इनकी ब्रांचेस जो है दे आर टेंगल्ड, टेंगल्ड यानी एक दूसरे में गुथी हुई है। अब जब वेस्ट विंड चलती है ना, तो वो कह रहा कभी ये है कि ऐसा लगता है कि आकाश और जो समुद्र है वो एक पेड़ के समान है, उन दोनों की ब्रांचेस आपस के अंदर क्या है, एक दूसरे में गुथी हुई है। और वेस्ट विंड जब तुम बिल्कुल इतनी हाई स्पीड से चलती हो, तो ऐसा लगता है कि बादलों के टुकड़े, जैसे पत्तियां टूटती है ना धरती पर पेड़ों के ऊपर से, ठीक इसी प्रकार से लगता है कि बादलों के टुकड़े यहाँ से टूटे और पूरे आकाश के अंदर वो बादलों के टुकड़े फैल गए, है ना। इस तरीके से वो दिखाई देता है। और ये बादलों के टुकड़े क्या है, द एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, दूत, मैसेंजर, एंजल यानी मैसेंजर, एंजल यानी देवदूत होता है, देवताओं के दूत को एंजल कहा जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है ये बादलों के टुकड़े दूत हैं, मैसेंजर हैं, रेन एंड लाइटनिंग, किसके, बारिश के, और लाइटनिंग यानी बिजली के। हमें पता है बादलों से बिजली बिजली की कड़कड़ाहट होती है और बारिश होती है। देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज, और जब तुम चलती हो तो ये पूरे के पूरे कहाँ पे फैल जाते हैं बादलों के टुकड़े, पूरे के पूरे ब्लू सरफेस यानी वो जो नीला आकाश था, उस आकाश के ऊपर ये पूरे के पूरे बादलों के टुकड़े जो थे चारों ओर फैल जाते हैं, लाइक द ब्राइट हेयर, और उनको देख करके ऐसे लगता है, ठीक है, मानो कि लाइक यानी फिर सिमली दे दी, फिर एक तुलना कर दी, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनट, मैनट क्या होती है, मैनट देखो एक ऐसी स्त्री, ठीक है, एक ऐसी स्त्री, ये मैनर्ड हुई। मैनर्ड क्या होती है, इंटॉक्सिकेशन, नशे में धुत, और नशे में धुत जो होती है, आप देख रहे हो नशे का प्याला पी हुई, नशे के अंदर धुत रहती है, तो मानो कि कोई फियर्स मैनर्ड, क्योंकि जब वेस्ट विंड चलती है तो बहुत फियर्सली चलती है। तो उसकी तुलना करिए कि वो बादलों के टुकड़े आकाश के अंदर कैसे दिखाई देते हैं जब तुम चलती हो, कि मानो कोई फियर्स मैनर्ड, कोई एंग्री मैनर्ड है, कोई बहुत गुस्सैल मैनर्ड है, जिसके बाल जो थे अपलिफ्टेड, यानी तुम जैसे हवा चलती है तो हमारे बाल क्या करते हैं, ऊपर लहराते हैं ना, इधर उधर बिखर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसा लगता है उन बादलों के टुकड़ों, क्योंकि बादलों के टुकड़े क्या है, सुनहरे हैं, सफ़ेद बादलों के टुकड़े दिखाई देते हैं नीले आकाश के अंदर, तो ऐसा लगता है किसी मैनड़ के बाल जो हैं हवा के अंदर उड़ रहे हैं, वो मैनड़ बड़ी फियर्स है, बड़ी एंग्री है, बड़ी गुस्सैल है, ठीक है। और ये बादलों के टुकड़े, ठीक है, बादलों के टुकड़े नहीं, देखो जैसे हवा चलती है तो हमारे बाल क्या होते हैं, इधर 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 चारों दिशाओं में फैल जाते हैं ना, ठीक इसी तरीके से पूरे आकाश में क्या हो गए, बादलों के टुकड़े फैल गए, कब, जब वेस्ट विंड चली, है ना। तो वो ऐसे लग रहा है, इस मैनर से तुलना करिए कि ये जो मैनर है इसके जैसे वो दिखाई देते हैं, जिसके बाल जो हैं आकाश में क्या हो गए हैं, विंड के द्वारा अपलिफ्ट कर दिए गए हों। और कहाँ से कहाँ तक फैल जाते हैं, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन, हॉरिजन यानी क्षितिज, क्षितिज क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां से लेकर के, है ना, ये धरती और आकाश मान लो यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के बादलों के टुकड़े कहाँ तक फैले हुए हैं, जेनिथाइड, जेनिथाइड यानी टॉप मोस्ट पॉइंट इन द स्काई, स्काई का जो सबसे उच्चतम बिंदु होता है वहां तक, यानी पूरे आकाश के अंदर बादलों के टुकड़े चारों तरफ फैले हुए हैं, नीचे क्षितिज से लेकर के और टॉप मोस्ट पॉइंट टू द स्काई, ये सारे बादलों के टुकड़े क्या हो गए, यहाँ तक फैले हुए हैं, पूरे आकाश में फैल जाते हैं, कब, जब वेस्ट विंड आकाश में फ्लो करती है, जब आकाश में बहना शुरू करती है, और उनको देख कर जब ऐसा लगता है कि बादलों के टुकड़े, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, कि जल्दी ही कोई तूफान आने वाला है, क्योंकि बादलों के टुकड़े हैं, बादलों के टुकड़े बरसेंगे बरसेंगे, इसका मतलब तूफान आने वाला है। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, और वेस्ट विंड तुम तो डर्ज हो, डर्ज का मतलब क्या होता है, डेथ सॉन्ग हो, डेथ सॉन्ग हो, किसका, डाइंग ईयर, उस साल का जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया वेस्ट विंड कब चलती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, है ना। तो नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, साल का अंत हो जाएगा, तो एक प्रकार से वेस्ट विंड को हमारा कवि क्या कर रहा है, हमारा कवि शैली ये कह रहे हैं कि वेस्ट विंड तुम क्या हो, एक डेथ सॉन्ग हो, एक मृत्यु गीत हो। किसका मृत्यु गीत हो, ये मरने मरते हुए साल का मृत्यु गीत हो। और ये जो रात है आज की, टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम, ये क्लोजिंग नाइट क्या है, एक डोम के समान है, ठीक है, डोम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर, सेपल्चर यानी बरियल प्लेस, ठीक है, ये बरियल प्लेस है, और इस बरियल प्लेस पर ये नाइट जो है एक डोम के समान एक इमेजरी दी है ना, एक इमेजरी दी है कि
तुम एक डोम के समान हो, वास्ट सेपल्चर, एक बहुत बड़े बरियल प्लेस पे, बरियल प्लेस है नहीं, यहाँ पे ये साल दफन होगा, ये इसका साल का दफन होने का बरियल प्लेस है, और साल का अंत की बात है, और उसी में ये नाइट जो है आज एक डोम का किरदार निभा रही है। ठीक है। और क्या होगा? वॉल्टेड विद द ऑल कॉन्ग्रीगेटेड माइटेड, वॉल्टेड, वॉल्टेड यानी रूफ्ड। अब इस पूरे के पूरे पे जो डोम है, कॉन्ग्रीगेटेड माइटेड, कॉन्ग्रीगेटेड माइट क्या हुआ कि कलेक्टेड स्ट्रेंथ, क्या है? बादल के टुकड़े हैं ना, कलेक्टेड। इस डोम पे पूरी तरह बादल के टुकड़े जो हैं वेपर्स के साथ में कलेक्टेड हैं। ठीक है। वेस्ट विंड ने क्या करा, देखो ये मत मरने वाला साल है, यहाँ पे लेटा हुआ है, आज की रात है, ये क्या है? इसके लिए एक डोम है, और डोम पे पूरी तरफ क्या हुआ? कॉन्ग्रीगेटेड माइट, यानी पूरी तरीके से रूफ्ड हो रखे हैं। पूरी छत जो है इस डोम की किस तरीके से भर गई है? एक कलेक्टेड वेपर्स और क्लाउड से भर गई, यानी बादल ही बादल से भर गए हैं। एंड ऑफ वेपर्स होता नहीं, आप बांधों से भर गए हैं, फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और हुज सॉलिड, सॉलिड एटमॉस्फेयर हो गया क्योंकि बादलों के टुकड़ों में बारिश की वेपर्स की बूंदें भी है, और इस सॉलिड एटमॉस्फेयर से, इस ठोस एटमॉस्फेयर से ब्लैक रेन, काली रात, ठीक है, अंधेरी काली रात में जब बारिश होती है वो काली दिख रही है। फायर यानी लाइटनिंग, एंड द हेल विल बस्ट, हेल यानी ओले, विल बस्ट यानी फूट करके पड़ेंगे। ओ हियर, ऐसी वेस्ट विंड तुम सुनो। तो अगर वेस्ट विंड, तुम आकाश में भी बहुत तहलका मचाती हो, वेस्ट विंड आकाश में भी तुम क्या करती हो? बहुत कॉमोशन मचाती हो। ऐसा लगता है कि तुम इस मरते हुए साल का, अंत होते हुए साल का, तुम क्या हो? डेथ सॉन्ग हो। और डेथ सॉन्ग से क्या होता है कि ऐसा लगता है कि इस बरियल प्लेस के चारों ओर एक डोम सा बन गया है, और उस डोम में कलेक्टेड हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं बादलों के टुकड़े वेपर्स के साथ में, और आज की रात जब ये बरसेंगे तो अपने साथ काली रात में काली बारिश लेके बरसेंगे, थंडर के साथ बरसेंगे, और हेल यानी ओले टूट पड़ेंगे। ऐसी वेस्ट विंड तुम सुनो, क्योंकि पूरा आकाश भी तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, तुम्हारे पावर के अधीन है, इसलिए ऐसी वेस्ट विंड तुम मेरी बात को भी सुनो। फिर थर्ड स्टेंजा में पोइट हमारा कहता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेंजा में देखो, पहले स्टेंजा में क्या बता दिया? पोइट हैज टोल्ड अस अबाउट द पावर ऑफ वेस्ट विंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सेकंड स्टेंजा में उसने बताया पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द सरफेस ऑफ स्काई। अब थर्ड स्टेंजा में वो पावर ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, समुद्र में बता रहा। ठीक है। समुद्र के बारे में वो बात करते हैं, क्या कहते हैं हमारे पीबी शैली, वो कहते हैं, दाउ हु डिडस्ट वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम द ब्लू मेडिटेरियन, ब्लू मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा है। मेडिटेरियन सी हम सबको पता है कहाँ पे? इटली के नज़दीक है। इसका मतलब ये एक रेफरेंस यहाँ से आप लोगों को मिल गया कि ही इज़ इन इटली राइट नाउ व्हेन ही इज़ राइटिंग दिस पोएम। ठीक है। तो एक नीला समुद्र है, मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी को तुम क्या कर देती हो? सब अपने सपनों से जगा देती हो। मेडिटेरियन टी पूरे समर के दौरान, क्योंकि गर्मी के बाद वेस्ट विंड आती है, ठीक है, गर्मी के बाद ऑटम आएगा, समर के बाद ऑटम आएगा, और समर के बाद जब ऑटम आता है तो पूरी समर के दौरान समुद्र बड़ा शांत था, समुद्र बड़ा शांत था, काम था, और समुद्र को देख करके ऐसा लग रहा था मानो समुद्र जो है मेडिटेरियन सी सोया हुआ है, और मेडिटेरियन सी पूरी गर्मी के दौरान क्या सपने देख रहा था। लेकिन जब वेस्ट विंड तुम चलती हो ना ऑटम में, तो तुम उस समुद्र को जो गर्मियों के सीजन में सोया हुआ था, तुम उसको जगा देती हो। वेयर ही ले, कहाँ से जगा देती हो? जहाँ पे वो लेटा हुआ था। लर्ड, लर्ड यानी ऐसा लग रहा था मानो उसको लोरी गा करके सुनाया गया हो, किसके द्वारा? क्रिस्टलाइन स्ट्रीम। क्योंकि समुद्र में आपको सबको पता है कि समुद्र जो होता है इसमें क्या होता है, पूरी धरती से आकर के झरने, नदियाँ वो गिरते हैं, एंड जब वो गिरते हैं तो दे मेक द स्प्लैशिंग साउंड, और वो स्प्लैशिंग साउंड जो होता है ना, जब नदी गिरते हैं छपाक की आवाज़ आती है, तो वो जो स्प्लैशिंग साउंड होता है ना, ऐसा लग रहा था कि वो लोरी थी इस मेडिटेरियन के सी है, मेडिटेरियन सी के लिए, और वो क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम्स जो इसमें गिर रहे थे, और उनके साउंड जो था वो लोरी सी थी हमारे मेडिटेरियन के सी के लिए। उनकी लोरी में वो सोया हुआ था, कोयल यानी फोल्ड होकर के सोया हुआ था, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं था उसके अंदर, और आराम से शांति से हमारा मेडिटेरियन सी पूरे समर के दौरान सोया हुआ था। कहाँ पे? बिसाइड ए पम्मी साइल इन द बेस बे, बेस बे यानी खाड़ी है एक, उसके नज़दीक पम्मी साइल, पम्मी साइल यानी, पम्मिस किसे कहते हैं? आइलैंड मेड आउट ऑफ लावा, आइल यानी आइलैंड, और पम्मिस यानी आइलैंड मेड आउट ऑफ लावा, लावा से बना हुआ आइलैंड। वहां पे वो चुपचाप चुपचाप बड़ी शांति से हमारा मेडिटेरियन सी सोया हुआ था, और क्या देख रहा था? नींद में सपने देख रहा था, ओल्ड पैलेसेस, पुराने महल एंड टावर्स, और साम्राज्य जो एक जमाने में बड़े बड़े साम्राज्य थे समुद्र के किनारे बने हुए थे, समुद्र के किनारे स्थापित हुए थे। लेकिन अब वो सारे के सारे साम्राज्य क्या हो गए हैं? समुद्र में समा गए हैं, समुद्र के अंदर
चले गए हैं, समुद्र के अंदर ध्वस्त हो गए हैं। और ऐसा लग रहा था कि मेडिटेरियन सी उन्हीं साम्राज्यों के सपने ले रहा था जो एक ज़माने में उसके किनारे पर बसे हुए थे। और अब वो उसके पानी में क्विरिंग, क्योंकि पानी हिलता है, वो ट्रेम्बलिंग करते हुए, वो हिलते हुए दिख रहे थे। वेव्स इंटेंस डे, गर्म धूप वाले दिनों में, क्योंकि इसे गर्मी के दिन थे तो गर्म, इंटेंस, इंटेंस यानी तीव्र धूप, तीव्र धूप वाले दिनों में वो पानी की लहरों में हिलते हुए साम्राज्य दिखाई दे रहे थे। किसको? हमारे मेडिटेरियन सी को अपनी नींदों में। और वो साम्राज्य क्योंकि समुद्र के अंदर चले गए हैं तो उनके ऊपर अब पूरी तरीके से क्या जम चुकी है? एजियोर मॉस एंड फ्लावर्स। उनके ऊपर अलग अलग फ्लावर्स खिलाए हैं और एजियोर मॉस, ब्लू कलर के उनके ऊपर जो है मॉस यानी काई सी भी जम गई है। लेकिन वो काई से सने हुए वो जो खंडर हैं, जो पानी के अंदर जाकर के अब चले गए हैं, पानी में ध्वस्त हो गए हैं, पानी के अंदर समा गए हैं, वो पूरी तरीके से मॉस से कवर्ड हो गए हैं, डिफरेंट कलर के फ्लावर्स से कवर्ड हो गए हैं। और वो इतने बढ़िया दिखाई दे रहे हैं, सो स्वीट, कि हमारे कोई की सेंसेस भी फेंट से नहीं बेहोश हो जाती है पिक्चरिंग देम, उनको पिक्चराइज करते हुए, उनको पेश करते हुए। द फोर हुज पाथ द अटलांटिक लेवल पावर्स द क्ली themselves into the chase। वो कहते हैं तुम्हारा बावड़ तो इतना खतरनाक है कि तुम जब बहना शुरू करती हो ना वेस्ट विंड, तो क्या होता है, अटलांटिक ओशन की भी हिम्मत नहीं होती कि तुम्हारे सामने आकर के वो खड़ा हो जाए। अटलांटिक ओशन भी क्या करता है? क्लीव themselves, अपने आप को क्लीव कर लेता है, चीर लेता है, इनटू चैज़्म, खाई के अंदर। तुम्हें रास्ता देने के लिए अटलांटिक ओशन भी क्या करता है? अपने आप को चीर लेता है तुम्हें रास्ता देने के लिए। देखो पानी है, इस तरीके से पानी क्या करता है, पानी के ऊपर जब बहुत तेज गति से हवा चलती है तो आपने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, लाइन बन जाती है। तो ऐसा लगता है कि समुद्र ने भी क्या कर दिया है, अटलांटिक ओशन ने भी अपने आप को रास्ते को क्लीव, क्लीव यानी चीर दिया है बीच में से। अटलांटिक ओशन ने भी अपने आप को बीच में से चीर दिया है। और चैज़्म, ऐसा लगता है कि खाई बना दी है। ये खाई बन गई बीच में से ना, गहरा खड्डा, डीप पिट, उसको खाई कहते हैं। काहे के लिए? ताकि वेस्ट विंड यहाँ से बह कर के निकल जाए। अपॉन द सरफेस ऑफ द ओशन, समुद्र की सतह पे बता रहा है कि अटलांटिक ओशन में वेस्ट विंड जब फोर्सफुल ब्लो करती हो ना, तो अटलांटिक ओशन को भी डर लगता है। और अटलांटिक ओशन भी अपने आप को चीर लेता है, क्लीव कर लेता है, सेपरेट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक डीप पिट का निर्माण कर देता है ताकि तुम आराम से वहां से बह करके निकल जाओ। यानी तुम्हें अटलांटिक ओशन भी रास्ता दे देता है, वो भी तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक नहीं करता है। जबकि ये तो क्या बताया वेस्ट विंड का पावर अपॉन द सरफेस, जहां पे उसने अटलांटिक ओशन को भी क्या कर दिया, चीर दिया। जबकि फार बिलो, ठीक है, ऊपर तो हो गया, लेकिन समुद्र की गहराई के अंदर नीचे की तरफ जाओगे तो सी ब्लूम्स द उजी वुड्स। समुद्र के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी सी ब्लूम्स यानी समुद्री वनस्पति होती है। उजी वुड्स यानी वेजिटेशंस होते हैं, बहुत सारी वनस्पतियां होती है, हरे भरे पौधे होते हैं। वुड वुड यानी जंगल, जंगल के जंगल होते हैं जो समुद्र के बॉटम यानी समुद्र की गहराई के अंदर उगे हुए होते हैं। द सैपलेस फोलियज ऑफ द ओशन, सैपलेस यानी जूसलेस, फोलियज यानी वनस्पति ऑफ द ओशन, समुद्री वनस्पति जो समुद्र के नीचे उगी रहती है। तो वो बता रहा था ऊपर तो कोई बात नहीं, अटलांटिक ओशन ने अपने आप को दो भागों में चीर लिया तुम्हें रास्ता देने के लिए। जबकि नीचे है ना, समुद्र की गहराई में तुम जब उतरोगे तो समुद्र की गहराई के अंदर बहुत सारी वनस्पतियां उगी हुई है। और बहुत सारी वनस्पतियां क्या होती है, जैसे ही तुम ऊपर बहना शुरू करती हो, वो तुम्हारी वॉइस को पहचानती है एंड सडनली ग्रो ग्रे विथ फियर, और डर के मारे वो अचानक से ग्रे पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, एंड ट्रेम्बल और कांपने लगती है, एंड डेस्पोइल देमसेल्व्स, और अपनी पत्तियों को छोड़ देती है। ओ हियर, ऐसी वेस्ट विंड मेरी बात को सुनो। तो उसने बोला वेस्ट विंड, ऐसा नहीं है कि समुद्र की सतह भी तुम तबाही मचाते हो, तुम तो समुद्र के नीचे गहराई के अंदर भी बहुत तबाही मचाती हो। समुद्र के नीचे की वनस्पति को तुम्हारी आवाज़ पता है। जैसे ही तुम ऊपर चलना शुरू करती हो समुद्र की सतह पर अटलांटिक ओशन पे, तो अटलांटिक ओशन की अनफैथम्ड गहराई के अंदर क्या है, बहुत सारा जंगल है, किसका, वेजिटेशंस का, जहाँ पे हरी भरी पत्तियां पेड़ों पर लगी हुई है, जलीय पादप हैं। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर बहना शुरू करते हो वो तुम्हारी वॉइस को पहचानते हैं, और तुम्हारी वॉइस को पहचानने के साथ ही वो कांपने लगते हैं और अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। ऐसी वेस्ट विंड मेरी बात को सुनो। तो ये तीसरा स्टेंजा था जिसमें उसने वेस्ट विंड के पावर की बात करी ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, ठीक है। अब फोर्थ स्टेंजा में वो खुद की बात करता है। इफ आई वर ए डेड लीफ, ठीक है, वो अपनी बात करेगा
कि अगर मैं एक डेड लीफ हूँ, अगर मैं एक मरी हुई पत्ती हूँ, अगर मैं एक ऐसी पत्ती हूँ जिसको पेड़ ने छोड़ दिया है, दाउ माई टेस्ट बियर, तो वेस्ट विंड आई वुड लाइक टू बी कैरिड बाय यू। मैं चाहूंगा कि वेस्ट विंड मेरा तुम्हारे साथ बहु, तुम मेरे को अपने साथ बहा करके ले जाओ। ठीक है, पहले स्टेंजा में बात करी थी उसने। सेकंड स्टेंजा में उसने किसकी बात करी थी? स्काई की। तो वो कहता है कि पहले स्टेंजा की बात कहती कि मैं डेड लीफ हूँ, तो आई वुड लाइक टू बी कैरिड बाय यू, मुझे तुम अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ बहना चाहूंगा, तुम्हारे पावर के साथ मैं बहना चाहूंगा। लेकिन अगर इफ आई वर ए स्विफ्ट क्लाउड, अगर मैं बादल हूं टू फ्लाई विद दी, तो मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहूंगा। ठीक है। इफ ए वेव, और अगर मैं समुद्र की कोई लहर हूं टू पांड बीनीथ द पावर, तो मैं क्या करना चाहूंगा? हाँफना चाहूंगा, इम्पल्स को शेयर करना चाहूंगा। किसके? तुम्हारे पावर को। जैसे लहरें क्या होता है, जो समुद्र की लहरें होती है वो हवा के साथ और तेज होती है, तो वो कहता है कि मैं भी क्या करना चाहूंगा वेस्ट में, अगर मैं कोई लहर हूं तो मैं तुम्हारी पावर के साथ ही हाँफना चाहूंगा, चलना चाहूंगा। एंड शेयर द इम्पल्स ऑफ द स्ट्रेंथ, और मैं क्या करना चाहूंगा? शेयर द इम्पल्स, मैं तुम्हारी एनर्जी को शेयर करना चाहूंगा, तुम्हारी एनर्जी को मैं अपने साथ शेयर करना चाहूंगा। ओनली लेस फ्री देन दाउ अनकंट्रोलेबल। और वेस्ट विंड जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना, जिस दिन तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, चाहे एक डेड लीफ की तरह ले जाओ, चाहे एक स्विफ्ट क्लाउड की तरह ले जाओ, और चाहे एक लहर की तरह ले जाओ, उस दिन होगा मैं लेस फ्री। मैं आज की तुलना में कम फ्री हो पाऊंगा, आज की तुलना में मैं थोड़ा ज्यादा बढ़िया पोजीशन पर आ पाऊंगा। वो अनकंट्रोलेबल, मेरी बात को सुनो। फिर वो बताता है वेस्टर्न को, क्या इफ इवन आई वर एज इन माई बॉयहुड, तुम ये सोचो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर मैं मेरे युवापनों के दिनों में हूँ, ठीक है, आज तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जर्जर अवस्था पे हो चुका हूँ, पूरी जो है अपनी ओल्ड एज में पहुंच गया है, अब उसके अंदर वो विगर नहीं बचा है, वो एनर्जी नहीं बची है, वो एंथुजियाज्म नहीं बचा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो हमारे पोइट के शोल्डर्स पे अब आ गई है, तो ही इज़ नॉट फ्री नाउ। अब तो वो फ्री नहीं है, उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं बॉयहुड में होता एंड कुड बी द कॉमरेड ऑन द वॉन्ड्रिंग्स ऑफ हेवन, तो मैं भी बन सकता था कॉमरेड, यानी तुम्हारा साथी। जब तुम उस हेवन यानी आकाश में वॉन्डर यानी घूमती हो, तो उस आकाश में तुम्हारी घूमती हुई रफ्तार के साथ में मैं भी तुम्हारा साथी बन सकता था। मेरे पास भी इतनी स्विफ्टनेस थी, मैं भी इतनी तेज गति से काम करता था। एज देन वेन टू आउट स्कीप द स्काई स्पीड कास्ट इन विजन, क्योंकि उस समय मेरे लिए क्या था? एज देन, क्योंकि उस समय मेरे लिए क्या था? वेन टू आउट स्टीप दाई स्काई स्पीड, तुम्हारी जो तेज गति से ऊपर स्विफ्टली ब्लो करने की तुम्हारी जो गति है ना, उसको आउट स्टिप करना, उसको सरपास करना, उसको पीछे छोड़ना, स्कार्स सीम्ड ए विजन, मुझे मुश्किल से ही कोई सपना प्रतीत होता था। तो वो कहता है, क्या कहता है? वेस्टमिन, मैं कमजोर नहीं हूँ, ये तो आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं जगार अवस्था में पहुंच गया हूँ, ओल्ड एज में पहुंच गया हूँ, जिंदगी की परेशानियों में फंस गया हूँ, जिंदगी में जिम्मेदारियों ने मुझे दबा दिया है, मेरे शोल्डर्स को डाउन कर दिया है। लेकिन अगर मैं मेरे बॉयहुड में होता, तो मैं भी तुम्हारे आकाश में तुम्हारी स्पीड को तुम्हारे साथ में चलता, तुम्हारा साथी बनता, और तुम्हारी स्पीड को, तुम्हारी आकाश में चलने वाली बहने वाली उस स्पीड को पार करना मेरे लिए कोई सपना नहीं था। आई वुड नेवर हैव स्ट्रीवन एज जस्ट, मैं आज तक इतना परेशान नहीं हुआ जिंदगी में। मैं जितना स्ट्रीवन स्ट्रीवन ये स्ट्रगल अब जो कर रहा हूं ना, मैंने आज तक इतना नहीं किया। विथ दी इन प्रेयर इन माई सोर नीड, और तुमसे मैं जो प्रे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अर्जेंट नीड है। मैं जिंदगी की मिजरीज में पड़ गया हूँ, मैं जिंदगी के बोझ तले दब गया हूँ, मेरे शोल्डर्स झुक गए हैं, कंधे झुक गए हैं, जिम्मेदारी ने मुझे झुका दिया है। इसीलिए वेस्टमिन मैं तुमसे प्रे कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस तरीके से स्ट्रगल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करा जो इस एज पे आकर मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब फ्री नहीं हूँ। मैं ज़िंदगी में बंधा हुआ हूँ, बहुत से रिश्तों ने मुझे बांध लिया है, बहुत सी समस्याओं ने मुझे बांध लिया है, बहुत सी जिम्मेदारियों ने मुझे बांध लिया है। इसीलिए मैं अब तुम जैसा नहीं हूँ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लिफ्ट मी एज ए वेव ए लीफ ए क्लाउड, मुझे उठाओ। जिस तरीके से तुम लहर को उठाती हो, पत्ती को उठाती हो, बादल को उठाती हो ना, उस तरीके से वेस्ट विंड मुझे कैरी करो अपने साथ। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, मैं जीवन के कांटों में, थॉर्न्स थॉर्न्स यानी कांटे, मैं जीवन के कांटों में पड़ चुका हूँ, जीवन की समस्याओं में उलझ चुका हूँ, जीवन के संकटों में उलझ चुका हूँ, जिम्मेदारियों ने मेरे कंधों को झुका दिया है, एंड आई ब्लीड, और मेरे अंदर से खून निकल रहा है, इतना ज्यादा मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। ए हैवी वेट ऑफ आवर्स हैज चेन्ड, मेरे को बांध दिया है। हैवी वेट ऑफ आवर्स, आवर्स यानी इन समय के साथ जिम्मेदारियों ने मुझको
बांध दिया है, मैं स्वतंत्र होकर कोई निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। एंड बोर्ड, बोर्ड यानी झुक जाना, मैं झुक गया हूँ पूरी तरीके से। वन टू लाइक दी, एक जमाना था मैं भी तुम्हारे जैसा था। टेमलेस, टेमलेस यानी अनकंट्रोलेबल, स्विफ्ट बड़ा तेज, एंड प्राउड और बड़ा गर्व को महसूस करने वाला एक जमाना था, मैं भी वेस्टर्न तुम्हारे जैसा था। लेकिन आज जिंदगी की समस्याओं ने मुझे उलझा दिया है, आज जिंदगी की समस्याओं ने मुझे परेशान कर दिया है, आज जिंदगी की जिम्मेदारियों ने मुझे क्या कर दिया है, झुका दिया है। और ऐसा लगता है चारों तरफ से मुझे चेन में बांध दिया गया है और मैं अब बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ। एक ज़माना था मैं भी तुम्हारे जैसा हुआ करता था। ठीक है, मेक मी दाई लाया। फिर वो कहता है वेस्ट में परेशानियों में तो फंस गया, जिम्मेदारियों ने मुझे जकड़ लिया, इसलिए अब मुझे क्या बनो, मेक मी दाई लायर। लायर क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना। लायर इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, हवा आप डालते हो और दूसरी तरीके से आपका साउंड निकलता है। तो वो कहता है कि वेस्ट तो मुझे अपना लायर बना लो, तुम मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। आई वन एज द फॉरेस्ट इज, जैसे जंगल तुम्हारे लिए। तो आपने देखा होगा जब जंगल में से हवा गुजरती है, तो जंगल में से हवा गुजरने के बाद साए साए का साउंड प्रोड्यूस करती है। तो एक सिंबल होता है कि द विंड इज ब्लोइंग वेरी फियर्सली। तो वो ये चाहता है कि वेस्ट विंड मेरे अंदर से भी गुजरो, मेरे को तुम्हारा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लो। वॉट इफ माई लाइव आर फॉलिंग, वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स समवन। क्या फर्क पड़ता है अगर मेरी खुद की पत्तियां अपना आप झड़ रही है, क्योंकि अब मैंने कहा आपको बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गया, ओल्ड एज हो गया है, जीवन के अंतिम पड़ाव पे वो पहुंच चुका है, कह रहा है वो ऐसा, है ना, क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब गया है। तो बोलता है क्या हुआ, कि अगर मेरी मिजरीज मेरे जीवन में आ रही है, मेरा जीवन अपना आप समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, लेकिन अगर जब तुम मेरे अंदर से बहोगी तो क्या होगा, द टिमुल्ट, टुमुल्ट यानी फोर्स, टुमुल्ट यानी तुम्हारा जो फोर्स होगा, जो नॉइज होगा, जब तुम मेरे अंदर से बहोगे, तो द टुमुल्ट ऑफ द माइटी हार्मोनीज विल टेक फ्रॉम ए डीप ऑटमनल टोन से थॉट इन सैडनेस। तो क्या बोलता है कि जब तुम मेरे अंदर से बहोगी ना, तो तुम्हारा जो माइटी यानी पावरफुल हार्मोनीज यानी साउंड होगा, जो मेलोडियस वॉइस होगी, मेरे अंदर से वो निकाल देगी। क्या निकाल देगी, डीप ऑटमनल टोन, ऑटमनल टोन यानी सैडनेस। ठीक है, ऑटम आपको पता है सैड सीजन का सिंबल होता है, ऑटम के अंदर कोई हरियाली नहीं होती, बड़ा सैडिश सा सीजन इसको मानते हैं। तो तुम मेरे अंदर से बहोगी ना, तो ऑटमनल टोन, वो सैडनेस, वो पेसिमिज्म, जिस निराशावाद में मैं फंस गया हूं ना, उस निराशावाद को दूर कर दोगे तुम। मेरे अंदर से सारी ऑटमनल टोन, सारे सोरोज, सारे सैडनेस को तुम अंदर तक गहराई से निकाल दोगे। कब, जब तुम मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दोगे, मेरे अंदर से बहोगी, तो मेरे अंदर के सारे दुख निकल जाएंगे, जीवन की मिजरीज निकल जाएगी, और स्वीट थॉट इन सैडनेस, और चाहे जीवन में परेशानियां भी हो, मेरे विचार कैसे आएंगे, स्वीट, अच्छे ही आएंगे, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे तुम क्या कर दोगी, स्वीटनेस में पहुंचा दोगी, सैडनेस को दूर कर दोगी। इसीलिए वेस्ट विंड बी दाओ, तुम प्लीज क्या बन जाओ, स्पिरिट फियर्स, ऐसी जो एंग्री स्पिरिट हो ना, तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ, यानी तुम मेरी आत्मा बन जाओ वेस्ट विंड। तुम्हारे अंदर जैसा जोश है, जैसा जुनून है, जैसा एंथुजियाज्म है ना, तुम मेरी स्पिरिट बन जाओ, मेरी आत्मा को भी मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। बी दाओ मी, तुम मैं बन जाओ इम्पैचुअस वन। इम्पैचुअस वन का वन मतलब क्या होता है, अनकंट्रोलेबल मन। और तुम वेस्ट विंड जब मेरी आत्मा बन जाओगे, तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, अनकंट्रोलेबल बन जाऊंगा। और ऐसा तुम मेरे साथ प्लीज कर दो वेस्ट विंड। और फिर क्या होगा, ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन ए न्यू वर्ल्ड। मेरे डेड थॉट्स, मेरे विचार अब मर चुके हैं, मतलब नाउ आई एम नो मोर एबल टू राइट द पोएम्स, नाउ आई एम नो मोर हैविंग द इंस्पिरेशन टू राइट द पोएम। अब मेरे विचार डेड हो चुके हैं, तो मेरे उन डेड थॉट्स को पूरे यूनिवर्स में फैला दो। किस तरीके से, लाइक, लाइक यानी फिर सिमली दे दी, जिस तरीके से तुम सूखी हुई पत्तियों के, विदर्ड यानी पेड़ ने जो शेड कर दिए पत्तियां, पेड़ ने जो छोड़ दिए, उनको छोड़ देती हो, उनको बहा देती हो, अपने साथ बहा के ले जाती हो, ताकि उनको फिर एक नया जीवन मिल जाए। ठीक उसी तरीके से तुम क्या कर दो, मेरे जो डेड थॉट्स है ना, उसको इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर बिखेर दो। एंड बाय द इनकंटेंशन ऑफ दिस वर्स, वर्स यानी ये कविता, और मेरी ये कविता जो मैं ये लिख रहा हूँ, इसका इनकांटेशन, इनकांटेशन यानी उच्चारण, इसका वाचन, इसकी रीडिंग करने से क्या होगा, स्कैटर, फैला दो मेरे थॉट्स को। क्या फैला दो, इस कविता के माध्यम से फैला दो पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर। किस तरीके से, जिस तरीके से विदर्ड लीव्स को तुम धरती के ऊपर फैला देती हो, और जिस तरीके से अनएक्सटिंग्विश्ड हेयर्थ, हेयर्थ यानी फायरप्लेस, अंगीठी, चूल्हा कहते हो, अनएक्सटिंग्विश्ड जो बुझा नहीं है, जिस प्रकार से एक अनबुझे चूल्हे से एशेज यानी राख और स्पार्क्स यानी चिंगारियां क्या होती है,
चारों तरफ फैलती है, उड़ती है, ठीक इसी तरीके से वेस्ट विंड मेरे विचारों को भी इस कविता के माध्यम से स्कैटर फैला दो। कहाँ पे? अमंग माइनकाइंड, पूरी ह्यूमैनिटी के बीच में मेरे विचारों को फैला दो। बी थ्रू माई लिप्स टू अनअवेकन हर द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, और मेरे होठों के माध्यम से इस धरती को जगाने वाले तुम ट्रम्पेट बन जाओ। ट्रम्पेट यानी वो तुर ही बन जाओ, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन जाओ ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने वाला। ओ विंड विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी पर। तो एक प्रोफेटिक नोट दिया कि वेस्ट विंड मेरी स्पिरिट बन जाओ, वेस्ट विंड मेरी आत्मा बन जाओ, वेस्ट विंड मेरे अंदर एनर्जी लाओ, वेस्ट विंड मेरे अंदर एंथुजियाज्म लाओ, वेस्ट विंड अगर ऐसा होगा तो मैं भी तुम्हारे जैसा बन जाऊंगा। और इस तरीके से अगर तुम मेरे अंदर आओगी तो मेरी इस कविता में लिखे हुए शब्दों के माध्यम से मेरे विचारों को पूरी ह्यूमैनिटी के बीच में फैला दो, पूरी मानवता के बीच में फैला दो, पूरे इंसानों के बीच में फैला दो। और मेरे होठों के माध्यम से तुम ट्रम्पेट बन जाओ, तुम तुर ही बन जाओ, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी की। ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और अगर सर्दी आती है तो क्या बसंत भी दूर है। तो इस लाइन को इस तरीके से समझिए कि विंटर जो होती है ना, विंटर इज ए सीजन ऑफ सफरिंग। ठीक है, विंटर इज ए सीजन ऑफ सफरिंग। विंटर सीजन है किसका? सफरिंग का सीजन है। और स्प्रिंग, बसंत किस चीज का सीजन है? बसंत हैप्पीनेस का सीजन है। बसंत किस चीज का सिंबल है? बसंत खुशियों का प्रतीक है। तो वह कहता है कि इफ विंटर कम्स, अगर आपके जीवन के अंदर दुख आते हैं, अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं आती है, अगर आपके जीवन के अंदर परेशानियां आती है, तो कैन स्प्रिंग बी फार वे है, तो क्या बसंत ज़्यादा दूर रह सकता है? नहीं, खुशियां भी जल्दी आपके पास आएगी, हैप्पीनेस भी जल्दी आपके पास आएगी, मुस्कुराहट भी आपके चेहरे पे जल्दी ही आएगी। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक नोट को दिखाता है, ठीक है, एक आशावाद को दिखाता है हमारे पोइट के, कि पोइट भले ही आज परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, पोइट भले ही आज अपने आप को इस तरीके से समझ रहा है मानो कि इसको चेन में बांध लिया गया है, और पोइट भले ही अपने आप को ऐसा मान रहा है कि जिम्मेदारियों उसके बोझ तले दबा दिया है, लेकिन उसको उम्मीद है कि वेस्ट विंड उसको एक बार फिर वैसा ही बना देगी जैसा वो पहले हुआ करता था। तो लास्ट लाइन में अपना आशावाद दिखाता है, अपने ऑप्टिमिज्म दिखाता है कि जीवन के अंदर कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, जीवन के अंदर कितने बड़े से बड़े दुख क्यों ना हो, बड़े से बड़े दर्द क्यों ना हो, सोरोज आपके जीवन में कितने भी क्यों ना हो, लेकिन आपके जीवन से हैप्पीनेस, खुशियां भी ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, खुशियां भी जल्दी ही आपको इस जीवन के अंदर मिलाई देती है। तो ये ऑप्टिमिज्म को दर्शाती है हमारे पीबी शैली के। और इस तरीके से ये 5 स्टैंजास थे जिनके अंदर पीबी शैली ने अपनी इस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड को कवर करा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये पोएम समझ में आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।